खबरों का सिक्सर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। बॉलीवुड और संगीत की दुनिया में आज शोक की लहर दौड़ गई है। सबकी चहेती मशहूर सिंगर आशा भोसले ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। 92 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन पर तमाम हस्तियों ने शोक जताया, तो वहीं उनका अंतिम संस्कार कल मुंबई के शिवाजी पार्क शमशान भूमि में होगा। उनकी जिंदगी में तमाम उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने बाधाओं को पार करते हुए अपना अलग मुकाम हासिल किया। आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। सुरों की दुनिया में आज खामोशी छा गई है। वो सुरीली आवाज जिसने 7 दशकों तक हर पीढ़ी के दिलों पर राज किया, अब वो हमेशा के लिए शांत हो गई। सुरों की मलिका आशा भोसले ने 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। क्लासिकल से लेकर गजल, भजन से लेकर कैबरे और आधुनिक धुनों तक हर कलेवर में ढल जाने वाली शख्सियत और बेबाक आवाज के लिए जानी जाती थी। आशा ताई की पहचान ही उनकी बेमिसाल गायकी थी। आशा भोसले सिर्फ एक सिंगर नहीं थी, बल्कि भारतीय संगीत की वो पहचान थी जिनकी आवाज ने कई पीढ़ियों को जोड़ा। दम मारो दम की मस्ती हो, डॉन फिल्म का गाना, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना जैसा आइकॉनिक गाना हो। भले ही आशा भोसले इस दुनिया से चली गईं, लेकिन अपने बेहतरीन गानों से उनकी आवाज हमेशा के लिए अमर हो गई। मेरी माताजी श्रीमती आशा भोसले, इनका आज निधन हो चुका है। कल सुबह 11 बजे वो जहाँ रहती थी कासा ग्रैंड लोअर परेल, वहाँ पर जिनको अंतिम दर्शन लेने हैं वो आप वहाँ आइए, और 4 बजे कल दोपहर को शिवाजी पार्क में इनके अंतिम संस्कार होंगे। आशा ताई ने अपने जीवन में अनेक भाषाओं में अनेक गीत गाए और संगीत के अनेक प्रकार के गीत गाए। सब प्रकार के गीतों में उनकी मास्टरी थी। उन्होंने जो गीत गाए हैं, आज भी हम उसको विश्व में इतनी प्रसिद्धि मिली है कि आज पूरे विश्व में उनका नाम पहुंचा है। जिस प्रकार से लता दीदी ने अपने गायन कला के द्वारा हमारे देश का नाम बड़ा किया है, वैसा ही आशा ताई ने भी बड़ा किया है। भारत के इतिहास में उन्होंने जो संगीत की सेवा की है, मंगेशकर परिवार ने जो संगीत की सेवा की है, लता दीदी के रूप में पहला सितारा, पहला तारा लुप्त होते हमने देखा, और आज संगीत का दूसरा तारा भी लुप्त हुआ है। ये हम सबको इसका बहुत दुख है। 8 सितंबर 1933 वो तारीख थी जब महाराष्ट्र के सांगली में आशा भोसले का जन्म हुआ। संगीत उन्हें विरासत में मिला। पिता दीनानाथ मंगेशकर खुद एक प्रसिद्ध गायक और अभिनेता थे। कम उम्र में ही उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। ये वो परिवार था जिसने भारत को 2 अमर आवाजें दी। एक तरफ थी भारत कोकिला लता मंगेशकर, तो दूसरी तरफ थी उनकी छोटी बहन आशा भोसले, जिनकी आवाज में शरारत भी थी, साधना भी। चाहे 70 का दशक हो, 80 का हो या फिर 90 का दशक हो, आशा भोसले ने हर दौर में अपनी आवाज का जादू बिखेरा। आशा ताई संगीत में अपने प्रयोग से उसे नए रंग और उड़ान देती थी। वो बदलते वक्त के साथ खुद को ढालती रहीं और संगीत की दुनिया में ऐसा मुकाम हासिल किया जहां तक पहुंचना आसान नहीं होता। करियर के शुरुआती दिनों में उन्हें बी ग्रेड फिल्मों तक सीमित रखा गया, लेकिन वो यहाँ पर कहाँ रुकने वाली थी। उन्हें तो संगीत की दुनिया में अपनी लकीर बनानी थी। संगीत के सफर पर वो निकल पड़ी थी, लेकिन कदम कदम पर चुनौतियां खड़ी थी। आशा भोसले के कभी हार नहीं मानने वाला जज्बा उन्हें हमेशा सबसे अलग दिखाता रहा। अपनी मेहनत और अलग अंदाज से उन्होंने पहचान बनाई। धीरे धीरे उनकी आवाज हर तरह के गीतों में ढलती गई, कभी रोमांटिक, कभी कैबरे, तो कभी गजल। आशा भोसले हर रंग में ढल गईं। पिया तू अब तो आजा, पर्दे में रहने दो, इन आंखों की मस्ती जैसे अनगिनत गीतों ने उन्हें अमर बना दिया। हजारों गाने, कई भाषाएं और हर गाने में एक अलग जादू।
अपने करियर में उन्होंने कई राष्ट्रीय पुरस्कार और फिल्म फेयर अवार्ड जीते। उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया, लेकिन सबसे बड़ा सम्मान था लाखों दिलों का प्यार जो उनके जीते जी बना रहा। आशा भोसले अपनी बहन लता मंगेशकर की राह पर चलते हुए इंडस्ट्री में आई और उन्होंने खूब शोहरत कमाई। आप किस प्रकार से अपने जर्नी और अपने सफर को देखती हैं? असल में देखा जाए तो ये भी हो सकता है कि आदमी कुड़ जाए कि कितना मैंने दुख सहा है, कितना मैंने कुछ किया है, ये वो नहीं करके मुझे ऐसा लगता है कि वाह, इतना कुछ पार करके मैं आई हूँ, आज इतना पार करके आई हूँ कि किसी औरत के लिए नारी शक्ति है, शिव है। शक्ति नहीं है तो शिव भी नहीं है, वो शव हो जाता है। तो शक्ति जो है वो हर औरत में है, हर औरत उसको पहचानती नहीं है। अगर वो अपनी शक्ति जान जाए तो वो बहुत काम कर सकती है। 10 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया था जो मराठी में था। साल 1943 में पहली फिल्म माझा बाल में उन्होंने अपनी आवाज दी। इसके 5 साल बाद 1948 में पहली हिंदी फिल्म चुनरिया में गाना गाया। इसके बाद आशा भोसले ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने 82 साल के करियर में करीब 12,000 गाने गाए। ये ख्याल भी कि अब ये हम लोग उनके बिना रहेंगे या उनको सामने हंसता मुस्कुराता चहकता हुआ जैसे देखते थे, अब कभी नहीं देख पाएंगे, इतना दुखद है। आशा ताई ने इतनी बड़ी एक लेगेसी क्रिएट की है। आसान नहीं होता कि बहुत बड़े वटवृक्ष के नीचे नई पहचान बनाना, लेकिन आशा ताई जी ने लता दी के सामने गाया, और क्या गाया, हर मोर्चे पे अपना लोहा मनवाया। कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से वो बीमार चल रही थी। हार्ट अटैक के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट कराया गया। बताया जा रहा है कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से उनका निधन हुआ। आशा भोसले ने करीब 8 दशक फिल्म इंडस्ट्री को दिए और दुनिया भर में देश का नाम ऊंचा किया। आशा भोसले की बात करें तो उनकी प्रोफेशनल लाइफ ने तो उन्हें बड़ा मुकाम दिलाया, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ उतार चढ़ाव से भरी रही। उन्होंने पहली शादी गणपतराव भोसले से साल 1949 में की थी, लेकिन बाद में दोनों अलग हो गए थे। इसके बाद उन्होंने मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर R.D. बर्मन से शादी की थी। मैं आपको बताती हूँ कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। इतने साल मैं सब मेरा कारोबार चला रही हूँ, मतलब बच्चे बड़े होने तक। कितना मुश्किल है कि एक औरत, अकेली औरत, 3 बच्चों को बड़ा करना, उनको स्कूल भेजना, उनके लिए खाना पकाना, उनके कपड़े देखना, उनको क्या संस्कार देने हैं, क्या नहीं करना है, ये सब देखते हुए फिर दिन रात काम करना है। रिकॉर्डिंग जाना है 10 बजे, रात के 2 बजे आना है। ऐसे मैंने लाइफ झेली है। फिर उसमें भी लोगों के, आपको जानती हैं, ताने वाने सुनना, उसको भी हंस के मज़ा लेके ताने सुनना करना, और जैसे इग्नोर करना दुनिया को, ऐसे इग्नोर किया मैंने, और मैंने अपना काम करती गई। साल 1997 में आशा ग्रैमी पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय गायिका बनी थी। साल 2000 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 2008 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। साल 2011 में आशा भोसले को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने संगीत इतिहास में सबसे ज्यादा रिकॉर्डिंग करने वाली कलाकार के रूप में सम्मानित किया था। प्यार से लोग उन्हें आशा ताई बुलाते थे, लेकिन अब आशा ताई दूसरी दुनिया में जा चुकी हैं। उनके जाने से संगीत जगत में एक ऐसा खालीपन आ गया है जो कभी नहीं भरा जा सकेगा। आशा भोसले की आवाज हमेशा उनके चाहने वालों के दिलों में जिंदा रहेगी। उनके गाने उन्हें कभी नहीं भूलने देंगे। पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी ये एक सदमा है। मुंबई के शिवाजी पार्क शमशान भूमि में उनका अंतिम संस्कार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। न्यूज 18 के श्री शक्ति कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आशा भोसले से अपनी पसंद का गाना सुना था। आपको दिखाते हैं 11 अगस्त 2023 का वो खास मोमेंट। इस सुंदर अवसर में
हम सबके बीच आशा दीदी है, तो आशा दीदी की आवाज़ में हम सबको उनके पसंद के एक गाना गाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी। सबसे बड़ा डर लग रहा है। आपने कहा कि मधुबन में कन्हैया किसी गोपी से मिले, मुझे सुनना है। तो मुझे वो गाना इतना अभी याद नहीं है, मैं मुखड़ा सुना देती हूँ। मधुबन में कन्हैया किसी गोपी से मिले, कभी मुस्काए कभी रास रमे, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले, आग तन मन में लगे, आग तन मन में लगे, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले। अभी मेरे पसंद के है, आपके पसंद के चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। मोनालिसा और फरमान मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है, जिसने इस पूरी कहानी को फिल्मी बना दिया है। फरमान खान, जो अब तक मोनालिसा के साथ में होने का दावा कर रहा था, उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया जिसमें वो कह रहा है कि मोनालिसा भाग गई है, वो उसे ढूंढने अजमेर पहुंचा है। इस दावे के बाद में मोनालिसा के माता पिता का क्या कहना है, इस वायरल वीडियो के पीछे का सच क्या है, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। मोनालिसा और फरमान की वो लव स्टोरी जिसने सोशल मीडिया से लेकर गलियों तक सुर्खियां बटोरी थी, अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिस फरमान के लिए मोनालिसा ने दुनिया से बगावत की, अब उसी फरमान का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सबको सन्न कर दिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं अजमेर पुष्कर आया हुआ हूँ। मोनालिसा भाग गई है, उसको ढूंढने के लिए आया हुआ हूँ अजमेर पुष्कर। हेलो फ्रेंड्स, मैं अजमेर पुष्कर आया हुआ हूँ। मोनालिसा भाग गई है, उसको ढूंढने के लिए आया हुआ हूँ अजमेर पुष्कर। देखिए इस वीडियो को, इसमें फरमान खान दावा कर रहा है कि मोनालिसा उसे छोड़कर भाग गई। फरमान अब अजमेर की गलियों की खाक छान रहा है और कह रहा है कि वो अपनी पत्नी को ढूंढने राजस्थान आया है। लेकिन सवाल ये है कि जो मोनालिसा साथ समंदर पार करने के दावे कर रही थी, वो अचानक गायब कैसे हो गई। फरमान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। वीडियो में फरमान परेशान दिख रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग इसे नया ड्रामा बता रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस खुलासे ने मोनालिसा के परिवार के जख्मों को फिर से हरा कर दिया है। इधर मोनालिसा के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। उन्हें ना तो फरमान के दावों पर यकीन है, ना ही अपनी बेटी की सलामती की खबर है। उनका साफ कहना है कि उनकी बेटी को साजिश के तहत फंसाया गया है। मोनालिसा के भाग जाने के फरमान का सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद दुखी जो परिजन है वो कैमरे में बात करने को तैयार नहीं है। हालांकि वो मानते हैं कि एक साजिश और षड्यंत्र है। हो सकता है कि फरमान का ये कोई नया खेल हो।
उनका कहना है कि पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले में गंभीरता से जांच करना चाहिए। वो अभी भी मान रहे हैं कि मोनालिसा केरल में ही है। अब मोनालिसा कहाँ है? क्या वो वाकई भाग गई है या फिर ये फरमान की किसी नई चाल का हिस्सा है? फरमान अजमेर में क्या कर रहा है? ये तमाम सवाल अब पुलिस और जांच एजेंसियों के सामने खड़े हैं। खरगोन से न्यूज़ 18 के लिए आशुतोष पुरोहित की रिपोर्ट। हापुड़ से एक बेहद ही शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां पर एक युवक जलती हुई चिता से हुक्का सुलगाता हुआ देखा गया। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने एक्शन लेते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। शमशान पर शर्मनाक हरकत। अंतिम संस्कार का अपमान। चिता की आग से हुक्का सुलगाया। शमशान वो जगह जहां लोग पुण्य आत्मा को आखिरी विदाई देते हैं, लेकिन हापुड़ से आई ये तस्वीरें इंसानियत को झकझोर देती हैं। एक बुजुर्ग महिला की मौत के बाद शमशान घाट पर अंतिम विदाई दी जा रही थी। रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार हुआ। परिजन भारी मन से लौट गए, लेकिन चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी, तभी कुछ युवक वहां पहुंचे। एक युवक के हाथ में हुक्का था। वो चिता के पास बैठा और जलती चिता की आग से हुक्का सुलगाने लगता है। पहले तो चिता से उपले निकालता है और उसकी चिंगारी से हुक्का जलाता है। साथ खड़े दोस्त इस पूरी हरकत को कैमरे में कैद करते रहते हैं। ये तस्वीरें शर्मनाक तो है ही, हैरान भी करती हैं। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो वायरल हो गया। ये तस्वीरें समाज के उन मूल्यों पर सवाल खड़ा करती हैं, जहां अंतिम संस्कार जैसी पवित्र प्रक्रिया के दौरान भी कुछ लोग मर्यादाएं भूल जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये मृतक का अपमान है और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हापुड़ के हाफिजपुर इलाके की ये घटना है। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस के संज्ञान में भी आया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई। एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका नाम राशिद बताया गया है और वो महमूदपुर इलाके का रहने वाला है। बाकी आरोपियों की तलाश तेज की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। पहाड़ों पर बर्फबारी अभी थमी ही नहीं है। उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी हुई है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। आधा अप्रैल गुजरने को है, लेकिन पहाड़ों पर अलग ही तरह का मौसम चल रहा है, जो हैरान करने वाला है। क्या ग्लोबल वार्मिंग का असर है ये, जिसकी वजह से अप्रैल में पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी है? उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक ऊंचाई वाले इलाकों में हिमवर्षा हो रही है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक बार फिर ताजा बर्फबारी ने पूरे इलाके का नजारा बेहद खूबसूरत बना दिया है। ऊंचाई वाले इलाके सफेद चादर में पूरी तरह से लिपट गए हैं। दूर दूर से आए सैलानी बर्फबारी का जमकर आनंद लेते नजर आए। पर्यटकों का कहना है कि वो खास तौर पर बर्फबारी देखने के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचे थे और यहां आकर उनकी एक ख्वाहिश पूरी हो गई। पर्यटक बर्फ में खेलते, तस्वीरें खींचते और इस यादगार पल को अपने कैमरे में कैद करते दिखाई दिए। मौसम का ये बदला मिजाज एक बार फिर कश्मीर की वादियों को सैलानियों के लिए आकर्षित कर रहा है। आने वाले दिनों में पर्यटकों की भीड़ और बढ़ने की उम्मीद है। पुंछ की कश्मीर घाटी से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड पर ताजा बर्फबारी देखने को मिली। पुंछ और आसपास के इलाकों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। सर्दी जनवरी के मौसम का एहसास करवा रही है। बर्फबारी की वजह से अधिकतर इलाके बर्फ की सफेद चादर में लिपट गए। उत्तराखंड के कई ऊंचाई वाले इलाकों में इन दिनों आसमान से गिरती बर्फ ने पूरी वादी को सफेद चादर में ढक दिया है।
हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। लगातार हो रही बर्फबारी ने चारधाम यात्रा से पहले की तैयारियों पर असर जरूर डाल दिया है। रास्ते बर्फ से पटे हैं, हालात कठिन हैं, लेकिन प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ डटा हुआ है। प्रशासन दिन रात एक करके रास्तों को साफ करने, सुविधाओं को बहाल करने और यात्रा को सुरक्षित बनाने में जुटा है। प्रशासन की टीम ने शनिवार को हेलीकॉप्टर से धाम का निरीक्षण किया। 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। सब प्रशासन की जितने भी यहाँ पर टीमें हैं, चाहे जल विभाग है, विद्युत विभाग है और जितने भी श्रमिक हमारे पैदल रास्ते में लगे हैं, सभी के द्वारा निरंतर यहाँ पर जो भी यात्रा की जो तैयारियां हैं, जिससे कि इस यात्रा को हम सरल, सुगम और सुरक्षित बना सकें, लगातार सभी की द्वारा यहाँ पर विशेष रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। चमोली की नीति घाटी में एक बार फिर बर्फबारी देखने को मिल रही है। सैलानी भी नीति घाटी पहुंचे हुए हैं। वहीं टिम्बर सैंड महादेव में भी जमकर बर्फबारी हुई। दिसंबर से मार्च के बीच यहां भारी बर्फबारी होती है, लेकिन इस बार अप्रैल में भी बर्फ पड़ रही है। बद्रीनाथ धाम में फिर मौसम बदला। नर नारायण पर्वत, नीलकंठ पर्वत पर भारी बर्फबारी हुई। इसके साथ ही बद्रीनाथ, औली, हेमकुंड साहिब में भी बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ धाम में लगातार बदल रहे मौसम की वजह से यात्रा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में चुनौती भी आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। कानपुर नगर पुलिस ने विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस इस मामले में 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी भोले भाले और कम पढ़े लिखे युवकों को बेहतर भविष्य और अधिक कमाई का लालच देकर अपने जाल में फंसाते थे और इसके बाद में उन्हें कंबोडिया जैसे देशों में नौकरी दिलाने का झांसा दिया जाता था और वीजा, टिकट और बाकी प्रोसेस के नाम पर लाखों रुपए वसूले जाते थे। जांच में यह भी सामने आया है कि विदेश पहुंचने के बाद में इन युवकों को जबरन साइबर ठगी के काम में लगाया जाता था, उनसे ऑनलाइन फ्रॉड करवाया जाता था और विरोध करने पर उन्हें धमकाया जाता था। इस मामले में कंबोडिया भेजे गए 6 लोगों में से 3 की सुरक्षित वापसी हो चुकी है, जबकि एक अन्य के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। तो पूछताछ में ये पता चला कि कम शिक्षित लड़कों को ये लोग बेवकूफ़ बना करके और स्कैम के धंधे में डालने के लिए कंबोडिया भेज देते थे, जहां से वो लगातार इस तरह की कॉल करवा करके और इन लोगों से साइबर फ्रॉड का काम करवाते थे। इन लोगों से विस्तृत पूछताछ की गई है। अब तक की पूछताछ में इन लोगों ने 6 लोगों को कंबोडिया भेजना स्वीकार किया है, लेकिन अभी पूरी टेक्निकल एविडेंसेस, बैंक के दस्तावेज वगैरह खंगाले जा रहे हैं। आशा है कि इसमें और भी लोगों के शामिल होने की और भी लोगों के भेजे जाने की लिंक हमें मिलेंगे, जिनके आधार पर हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।